All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted two questions of partnership, basic partnership. One partnership with formal agreement, one without agreement. हमने ये बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि एग्रीमेंट ना होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे और एग्रीमेंट होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे। हमने वो दोनों चीज़ें बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड की। आज हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम ओ लेवल्स पास पेपर्स, लेकिन पार्टनरशिप का इतने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमें ओ लेवल से मिलते हैं। हम वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। लेट्स आइडेंटिफाई, देखते हैं कि सवाल क्या है। क्वेश्चन वन, Fu Li and Yang are partners in a retail business. The partnership agreement states that they share profits and losses in the ratio 2 is to 2 is to 1. तीन पार्टनर्स हैं, फू, ली एंड यांग। रेशियो है 2 is to 2 is to 1। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed at the rate of 4% per annum, and interest is charged on drawings at the rate of 5% per annum on the balances at 30 April 2011। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, तीन पार्टनर्स है, फू, ली और यांग। प्रॉफिट शेयरिंग है 2 is to 2 is to 1। इसका मतलब प्रॉफिट के टोटल 5 हिस्से हो रहे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट के टोटल 5 हिस्से हो रहे हैं हमारे पास। दो हिस्से फू के, दो हिस्से ली के, एक हिस्सा यांग का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% है। पार्टनर्स ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है फर्दर। कैपिटल अकाउंट्स, फू का 40,000, ली का 35,000 एंड फॉर यांग इट इज 25,000। तो 40, 35 एंड 25,000 कैपिटल अकाउंट से तीनों पार्टनर्स के। उसके बाद करंट अकाउंट्स, तो फू का करंट अकाउंट 2500 क्रेडिट है। क्रेडिट मींस पॉजिटिव। ये बात हम बहुत दफा पढ़ लिया, अब हमने। क्रेडिट मींस पॉजिटिव। ली का करंट अकाउंट 1500 क्रेडिट। तो यहां दो पार्टनर्स के क्रेडिट नजर आ रहे हैं, यांग का डेबिट नजर आ रहा है। इससे ये चीज क्लियर हो गई हमें कि दो पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स पॉजिटिव हैं और एक पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव है। दो पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स पॉजिटिव है हमारे पास। एक पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव है। ठीक हो गया। एंड वी ऑल नो, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है कि सर ये ओपनिंग करंट अकाउंट्स की वैल्यूज हैं। ओपनिंग करंट अकाउंट्स साल के शुरू में पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स की ये वैल्यू है। अब जाहिर सी बात है, इस साल का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तब जाके प्रॉफिट पता चलेगा, और फिर एप्रोप्रिएशन बनेगा तो करंट अकाउंट की वैल्यूज आएंगी इस साल की, और फिर क्लोजिंग वैल्यूज आएंगी। ये तो ओपनिंग वैल्यूज है करंट अकाउंट के। करंट अकाउंट साल के शुरू में, साल के शुरू की वैल्यू है। आगे नोट कीजिएगा ड्रॉइंग्स। तो सर फू, ली एंड यांग, तीनों पार्टनर्स की हमें ड्रॉइंग्स बता दी गई हैं। 10,000, 10,000 एंड 12,000। 10,000, 10,000, 12,000। तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स हमें बता दी। अब आप नोट करो, यू हैव प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल्स एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये तीन नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास। ये तीन नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास। फिर हमारे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रीसिएशन, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के ऊपर डेप्रीसिएशन। तो इसका मतलब यह है कि सर टोटल तीन नॉन करंट एसेट्स हैं। टोटल तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, उनमें से दो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, मोटर व्हीकल और फिक्सचर एंड फिटिंग्स। प्रेमिसेस पे कोई डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही, नहीं बताई भी हमें डेप्रिसिएशन, तो वो नहीं होगी प्रोबेबली। फिर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ये आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वी ऑल नो दैट दिस इज ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। साल के
शुरू में, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स साल के शुरू में। इसके बाद वी हैव बैंक, बैंक डेबिट साइड पे, तो दैट मींस करंट एसेट, बैंक डेबिट साइड पे, दैट मींस करंट एसेट। देन वी हैव परचेजेस, रेवेन्यू, रिटर्न आउटवर्ड। तो सर रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, राइट? रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ओपनिंग इन्वेंट्री, सैलरीज एंड वेजेस, हीट एंड लाइट, जनरल एक्सपेंस, ये सब तो एक्सपेंस हो गए। डिस्काउंट रिसीव, सर डिस्काउंट रिसीव ये आ गई एक इनकम, एक इनकम तो ट्रायल बैलेंस में नजर आ गई। फिर मार्केटिंग एक्सपेंस और रेंट, तो बाकी फिर हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस आ गए। तो अब आप इधर गौर से देखो, अगर इस ट्रायल बैलेंस को, आज इस ट्रायल बैलेंस को एक दफा फिर आप ऑब्जर्व कर लो, तो सर एज कंपेयरिंग टू द सोल ट्रेडर, क्योंकि सोल ट्रेडर पे ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया है, वहीं की फाउंडेशंस यूज हो रही हैं। तो सर सोल ट्रेडर में भी कैपिटल होता है हमारे पास, बस वहां एक ओनर होता है तो उसके अकेले का कैपिटल लिखा होता है। यहाँ तीन पार्टनर्स हैं तो उनका मिला के कैपिटल लिखा हुआ है। वहां पे भी ड्राइंग्स होती हैं, एक अकेले ओनर की ड्राइंग होती है, यहाँ तीन ओनर हैं उनकी ड्राइंग्स हैं। बाकी सब चीजें, प्रेमिसेस, नॉन मतलब नॉन करंट एसेट्स, उनकी डेप्रिसिएशन, रिसीवेबल, पेबल, डाउटफुल डेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, परचेज, रेवेन्यू, रिटर्न्स, कैरेज, डिस्काउंट, सब कुछ सोल ट्रेडर वाला ही चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन इंफॉर्मेशन, करंट अकाउंट, जो आपको सोल ट्रेडर के स्टेटमेंट्स में नहीं मिलती। ये वाहिद एक चीज है करंट अकाउंट जो आपको सोल ट्रेडर के स्टेटमेंट्स में नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता है। तो आप देख लें जरा, आपके ट्रायल बैलेंस में कोई अलार्मिंग चेंजेस नहीं है व्हेन इट कम्स टू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी सोल ट्रेडर के मुकाबले कोई अलार्मिंग चेंजेस नहीं है। फिर देखिएगा, यू हैव क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,100, जनरल एक्सपेंसेस 4,200, वर्क प्रीपेड। वर्क प्रीपेड इसका मतलब क्या है? जनरल एक्सपेंस ज्यादा पे कर दिया है, जनरल एक्सपेंस ज्यादा पे कर दिया है सर, 16,750 पे कर दिया है, और इसमें 4,200 प्रीपेड है। हमें पता है प्रीपेड को माइनस करते हैं। आगे देखिएगा, रेंट 2,500 वॉज अक्रूड, कह रहा है रेंट 2,500 अक्रूड है, रेंट देना बाकी है, रेंट देना बाकी है। 7,500 दे चुके हैं, 2,500 देना बाकी है, ऐड कर देंगे। अभी तक यहां पे भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि हम बोले हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ या हमें नहीं आता। सोल ट्रेडर वाली वर्किंग चल रही है हमारी। उसके बाद डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एज फॉलोज, मोटर व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सर डेप्रिसिएशन जो है मोटर व्हीकल पर है आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%। फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने मोटर व्हीकल की वर्किंग करने जा रहा हूं। आरबीएम का मतलब नेट बुक वैल्यू पे निकालेंगे, तो मैं आपके सामने यहां पर डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और सबसे पहली डेप्रिसिएशन है हमारे पास मोटर व्हीकल के ऊपर, विच इज 20% आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। चलो मोटर व्हीकल की कॉस्ट देखते हैं, मोटर व्हीकल की कॉस्ट। तो सर मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 16,000, देखते जाइएगा, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 16,000। मोटर व्हीकल के ऊपर पहले से कितनी डेप्रिसिएशन है? सर मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रिसिएशन है 3,200, 3,200 पहले से डेप्रिसिएशन है। तो सर 12,800 की नेट बुक वैल्यू आ गई। 12,800 का 20% कंसिडर करेंगे, 12,800 का 20%, इट्स 2,560। थैंक यू उमर, इट्स 2,560। तो सर 2,560 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के बाद हमारे पास है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स
at the rate of 10% per annum on cost, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% स्ट्रेट लाइन। तो चलें फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की वैल्यू लेते हैं। फिक्सचर एंड फिटिंग्स, सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है 30,000। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है 30,000। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, 30,000 का 10% सर 3,000। 3,000 डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास। फिक्सचर एंड फिटिंग सी डन एंड डस्टेड, डेप्रिसिएशन हो गई। आगे एग्जामिनर हमें कह रहा है डाउटफुल डेट्स प्रोविजन बनेगा 5%, ट्रेड रिसीवेबल का 5%। तो ट्रेड रिसीवेबल पे 5% डाउट्स हैं। नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन अवेलेबल है 1500, देख लीजिएगा। यहां मैं लिखूंगा ओपनिंग provision for doubtful debts 1500, 1500 opening provision for doubtful debts 1500। अब मैं निकालूंगा क्लोजिंग, अब मैं निकालूंगा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर कैसे निकालूंगा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 45,000 के, ये देख लीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 45,000 के, इन पर मुझे 5% डाउट है। मुझे नहीं, फू ली और यांग ने बताया जो उन्हें 5% डाउट है। तो सर 45,000 का 5% बनता है 2250। आप देख लें, प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, 750 से इंक्रीज हो रहा है, ये बन जाएगा हमारा एक्सपेंस। ये हो गया हमारा एक्सपेंस। तो आप गौर से देखें, सर आपका इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस बन गया। ये भी सब कुछ सोल ट्रेडर में हम कर चुके हैं, मतलब इसका प्रिसाइज ताल्लुक पार्टनरशिप से नहीं है, ये हमारे पास्ट के टॉपिक्स हैं सारे। अब आप देखो, ये आ रही है इंफॉर्मेशन नंबर 6 आपके सामने। कह रहे हैं ऑन 30 अप्रैल 2011, फोकस कीजिएगा, ऑन 30 अप्रैल 2011। 30 अप्रैल का मतलब है साल का आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन, क्योंकि इनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल 2011 को। कह रहे हैं साल के आखिरी दिन द पार्टनर्स एग्रीड टू अलाउ यांग टू रिड्यूस हिज कैपिटल बैलेंस बाय $10,000। कह रहे हैं साल के आखिरी दिन पार्टनर्स ने यांग को ये अलाउ कर दिया कि तुम अपना कैपिटल $10,000 से कम कर लो। यांग का जो कैपिटल है, यांग का कैपिटल मुझे याद पड़ रहा है 25,000, मुझे याद पड़ रहा है यांग का कैपिटल है 25,000। वो कह रहे हैं कि भैया तुम अपना कैपिटल कम कर लो, अंडरस्टैंड कर लेना। और क्या कह रहे हैं, द सम 10,000, द सम मतलब 10,000 वॉज ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट ऑन दैट डेट। कैपिटल से निकाल के वो 10,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। मैंने एक बात आप लोगों को पहले बताई थी, पार्टनरशिप म्यूचुअल है, पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। और ये भी पढ़ाया था कि कैपिटल अकाउंट इज कैप्ट फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट इज यूजुअली कैप्ट फिक्स्ड, इट इज नॉट चेंज्ड वेरी ऑफन। इसे बार बार देखो, ये उमर कासमानी का सवाल है, सर ये क्यों होगा, ये क्यों, ये क्या क्यों होगा? तो ये क्यों होगा ये हमें नहीं पता, बट पार्ट आपको एडजस्टमेंट दी हुई है बैकग्राउंड में, तो इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। वी डोंट नो एंड वी डोंट नीड टू नो। ये पता होना चाहिए कि क्या करना है। अब तीनों पार्टनर्स बैठे होंगे, डिसाइड हुआ, जो भी डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला ठीक है काम करते हैं, यांग का कैपिटल कम कर देते हैं 10,000 से, और यांग का ये कैपिटल उठा के करंट अकाउंट में डाल दो।
पॉसिबिलिटी है शायद कि यांग का करंट अकाउंट शदीद नेगेटिव हो गया, यांग का करंट अकाउंट शदीद नेगेटिव हो गया हो, इतना नेगेटिव कि यांग अब पैसे देने की पोजीशन में नहीं है। तो पार्टनर से बोला चलो ठीक है भाई, इसका कैपिटल कम करो, करंट अकाउंट में डालो, ताकि इसका करंट अकाउंट सेटल डाउन कर सकें, ताकि इसको भी पता चल सके कि इसकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। पॉसिबिलिटी है, मैं सिर्फ एक वाइल्ड गैस ले रहा हूं। बहरहाल नोट कीजिएगा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4% पर एनम। तो अब स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर ये 4% हम 25,000 पे लगाएंगे या 15,000 पे लगाएंगे, उस 10,000 को माइनस करने के बाद 4% लगाएंगे, या 25,000 25,000 पे लगाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बताओ यांग अपना कैपिटल साल के किस दिन रिड्यूस कर रहा है? यांग अपना कैपिटल, हमजा, उमर, साइद, शानजे, शायान, बच्चों जरा ये बताएं, यांग अपना कैपिटल साल के किस दिन रिड्यूस कर रहा है? सर लिखा हुआ है साल के आखिरी दिन, लिखा हुआ है साल के आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो एक बात बताओ, क्या उसका पूरे साल कैपिटल 25,000 रहा? क्या उसका कैपिटल पूरे साल 25,000 रहा? 25,000 पूरे साल था, तो उसे इंटरेस्ट पूरे साल का 25,000 पे मिलना चाहिए। साल के आखिरी दिन उसने, अगर उसने साल के पहले दिन ही कैपिटल कम कर लिया होता, अगर उसने साल के पहले दिन ही कैपिटल कम कर लिया होता, तो फिर 15,000 पे रिटर्न मिलता, फिर 15,000 पे रिटर्न मिलता। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, ये बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये बात समझ आई कि यांग ने अपना कैपिटल साल के आखिरी दिन कम किया, द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो उसका कैपिटल पूरे साल तो 25,000 ही रहा ना, उसको इंटरेस्ट तो 25,000 पे मिलना चाहिए। और आपको परेशान होने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, इस सवाल में परेशान नहीं होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ भी है, कह रहे द ट्रांसफर टुक प्लेस आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर। कह रहे जो ट्रांसफर हुआ है वो कैपिटल निकाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको देखो, वो तो खुद ही एग्जामिनर ने आपको बता दिया, आपको परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है पार्ट ए में इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फू, ली और यांग का। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ पार्ट बी में। नोट करो, फोकस करो, क्या लिखा हुआ है? कह रहे करंट अकाउंट डिटेल may be included within SOFP और इन लेजर अकाउंट फॉर्मेट। अब एग्जामिनर ने यहां आपको प्रिविलेज दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि आप चाहो तो अलग से टी अकाउंट बना लो, या आप चाहो तो एसओएफपी के अंदर इंक्लूड कर लो। ठीक है ना? मैं हमेशा टी अकाउंट प्रेफर करता हूं, आई वुड बी गोइंग विद द टी अकाउंट। मुझे बताएं, आर वी गुड टू स्टार्ट दिस आंसर? मुझे बताएं, आर वी गुड टू स्टार्ट द आंसर? Saeed, Shanze, are we good to start the answer? Yes, please. All right. So let me write the page number over here. So this is page number 97. Page 97. The question of Fu, Li, and Yang. An examiner is asking income statement from us. एग्जामिनर कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। जाहिर सी बात है, इनकम स्टेटमेंट के साथ एप्रोप्रिएशन भी है, तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं। नोट कर लीजिएगा सर,
मैं एक ग्लांस जरा चेक कर लूं कि क्या क्या है सवाल में। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसके बाद हमारे पास परचेज रिटर्न है। ओके, परचेज रिटर्न है, एक अदर इनकम है। बाकी नो कैरेज, नो डिस्चार्ज, ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। हो गया, बैठ गया, स्केच बन चुका है इनकम स्टेटमेंट का। नोट कीजिएगा सर, सबसे पहले रेवेन्यू हमारे सामने, हमारे पास सबसे पहले रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू की वैल्यू है हमारे पास 209,500, 209,500 लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, ये देखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 30,650, 30,650 ऐड करेंगे परचेजेस। तो सर परचेजेस है हमारे पास 111,200, 111,200, ठीक हो गया। लेस करेंगे रिटर्न्स, तो रिटर्न्स है हमारे पास 4,750, 4,750 लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 28,100, 28,100। तो अब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आएगी 109,000, 109,000। नहीं बेटा, थैंकफुली मैंने अपने पास आज फिर से वर्किंग ओपन करके रखी हुई है। थैंकफुली मैंने आज अपने पास फिर से अपनी वर्किंग ओपन करके रखी हुई है। आपकी कैलकुलेशंस काफी गड़बड़ हो रही हैं, आपके कैलकुलेटर्स को ठीक ठाक होने की जरूरत है। आप एग्जामिनेशन में भी ये काम कर कर आएंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके ऊपर, पक्का भरोसा है आपके ऊपर। आप एग्जामिनेशन में भी ये काम कर कर आएंगे, ठीक है ना। ये आ गई 100,500, क्योंकि जो काम आप रेगुलरली यहां करते रहेंगे, अब आप अगर अपनी मिस्टेक्स को ठीक नहीं करना चाह रहे तो इसका कोई हल नहीं है। यू आर जस्ट बिकमिंग बाबर आजम इन कैलकुलेशंस, कि जो अपनी मिस्टेक सही करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या कैलकुलेशंस एरर होते भी हैं और मैं इसको ठीक भी करूं। उसके लिए फोकस चाहिए होता है, फोकस। ठीक है, चलें, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास है एड अदर इनकम। तो हम एक ही इनकम है तो फिर मैं अदर इनकम की हेडिंग नहीं लिखूंगा यहाँ पे। सिंपल वो हमारे पास जो इनकम है दैट इज डिस्काउंट रिसीव 5,300, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एड डिस्काउंट रिसीव्ड 5,300। तो सर ये हो गया हमारे पास 105,800। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। नाउ लेस एक्सपेंसेस। तो सर एक्सपेंसेस के लिए टॉप टू बॉटम आते हैं, एक्सपेंसेस के लिए टॉप टू बॉटम आते हैं। सर सबसे पहला एक्सपेंस हमारे पास जो हमें नजर आ रहा है, सैलरीज एंड वेजेस 42,100। तो सर वेजेस एंड सैलरीज 42,100। वेजेस एंड सैलरीज के बाद हमारे पास जो अगला एक्सपेंस है, हीट एंड लाइट 3,890, 3,890 हीट एंड लाइट, हीट
एंड लाइट। हीट एंड लाइट के बाद जनरल एक्सपेंसेस, इधर वर्किंग है हमारे पास, जनरल एक्सपेंसेस में वर्किंग है, नोट कीजिएगा सर जनरल एक्सपेंस 16,750, 16,750 पे कर चुके हैं, 4,200 प्रीपेड है, ज्यादा पे कर दिया, तो सर वैल्यू आ गई हमारे पास 12,550। जनरल एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास चौगला एक्सपेंसेस सर वो है मार्केटिंग, 12,050, 12,050 मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद हमारे पास है रेंट, रेंट में एडजस्टमेंट है हमारे पास, रेंट 7,500 पे कर दिया है, 2,500 अभी भी पे करना बाकी है, रेंट हो गया 10,000, रेंट हो गया 10,000, नोट कर लीजिएगा। विद दिस ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन हो गए, डन विद द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। आगे चलते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो सबसे पहले आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये देखिएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, सर एक मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन और दूसरा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रीसिएशन, फिक्सचर एंड फिटिंग्स की डेप्रीसिएशन। तो सर यहां हमने वर्किंग कर ली है, मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन है 2560, 2560, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रीसिएशन है हमारे पास 3,000। सर डन विद द डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के बाद हमारे पास डाउटफुल डेट्स है और डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा है 750 से, यहां लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 750। अब सर जब हम इसको टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल आएगा हमारे पास, क्या बात है, 86,900, 86,900 हमारा एक्सपेंस आ गया। प्रॉफिट की वैल्यू निकालें तो 18,900, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 18,900। अब सर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को डिवाइड करना है, इसका मतलब एप्रोप्रिएशन बनेगा, एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो नोट कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वर्किंग करेंगे, ये रही पार्टनर्स की ड्राइंग्स 10,000, 10,000, 12,000 और इंटरेस्ट रेट है 5%, ड्राइंग्स पे 5% है। तो नोट कीजिएगा 10,000, 10,000 एंड 12,000 ये रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स हैं, पू, ली एंड यंग। 10,000, 10,000, 12,000, इनका 5% कंसिडर करेंगे, 5% हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 500, 500, 600, सर 1,600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होगा प्रॉफिट में। इसके बाद लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, गौर से देखिएगा, 40,000 कैपिटल फू का, 35,000 कैपिटल ली का और 25,000 कैपिटल यंग का इंटरेस्ट मिलेगा 25,000 पे, फिर वो 10,000 अपने माइनस करा के कैपिटल कम करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये डिस्कशन हुआ हुआ है पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में आपस में। तो 40,000 पू
40,000, ली का 35,000, यांग का 25,000 इंटू 4%, 4%, 4%। सर ये हो गया 1600, 1400 एंड 1000। नोट कीजिएगा, ये लीजिए -4,000, -4,000, 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे, 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। मुझे कहीं कोई सैलरी नहीं नजर आई, तो सैलरी नहीं है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड रेजिडुअल प्रॉफिट निकालने चले जाता हूं। तो सर 18,900 प्लस 1,600 माइनस 4,000, 16,500, ये मुझे मिल गया रेजिडुअल प्रॉफिट। ये देख लीजिए, यह आ गया हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट। अब रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, राइट। अब हमें इसकी प्रॉफिट शेयरिंग करनी है। तो सर फू, ली और यांग, प्रॉफिट बटेगा 16,500 तीनों पार्टनर्स के बीच में। 16,500 तीनों पार्टनर्स के बीच बटेगा इंटू 2/5, इंटू 2/5, इंटू 1/5। 5 हिस्से होंगे, 2 हिस्से फू के, 2 हिस्से ली के, एक हिस्सा यांग का। तो सर ये बनता है 6,600, 6,600, 3,300, 16,500। सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, डन एंड डस्टेड। आप नोट करें, आपका इनकम स्टेटमेंट अलोंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट डन। इनकम स्टेटमेंट अलोंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट डन। अब एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आप जो है वो एसओएफपी बनाओ। अब आप चाहो तो करंट अकाउंट अलग से बना लो, या चाहो तो करंट अकाउंट एसओएफपी का पार्ट बना लो। मैं आपको पता है कि हमेशा लेजर का, लेजर अकाउंट्स का, टी अकाउंट्स का फैन रहा हूं। आई वुड बी गोइंग विद टी अकाउंट, मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा। तो यहां आ गया हमारे पास करंट अकाउंट, पू की डेबिट साइड, ली की डेबिट साइड, यांग की डेबिट साइड, ये देखें। और यही फिर मैं सामने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देता हूं, पार्टनर्स की क्रेडिट साइड। ऑलराइट सर, सबसे पहले मेरे पास आएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो मुझे ये याद है कि दो पार्टनर्स का ओपनिंग करंट अकाउंट पॉजिटिव था, फू और ली के ओपनिंग करंट अकाउंट की वैल्यूज पॉजिटिव थी, 2,500 एंड 1,500। नोट कर लीजिएगा, 2,500 पॉजिटिव, 1,500 पॉजिटिव एंड 1,000 नेगेटिव। ये देख लीजिए। सर उसके बाद पार्टनर्स क्या अर्न कर रहे हैं? सर पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। ये दो चीजें अर्न कर रहे हैं। इस सवाल में सैलरी भी नहीं है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,600, 1,400, 1,000। और इसी तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 6,600, 6,600,
3300 ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर पार्टनर्स ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा 10,000, 10,000 एंड 12,000। और पार्टनर्स पे लग रही है पेनल्टीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 500, 500, 600 ये लग रही है पार्टनर्स के ऊपर पेनल्टीज। अब सारी चीजें हो गई हैं, सिर्फ एक चीज रह गई है, ओनली वन थिंग। यांग ने अपने कैपिटल में से 10,000 रुपए निकाले तो वो घर नहीं ले गया, बल्कि उस 10,000 को उसने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कराया। तो सर कैपिटल की वैल्यू कम होगी, करंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ेगी। यांग के करंट अकाउंट को इंक्रीज करेंगे 10,000 से, रेफरेंस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए कैपिटल अकाउंट। यांग के करंट अकाउंट में 10,000 आ गए कैपिटल की वजह से। डन। अब आप नोट कर लो, तो फू की क्रेडिट साइड ग्रेटर है, फू की क्रेडिट साइड ग्रेटर है, फू की क्रेडिट साइड ग्रेटर है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 10,700। ठीक हो गया। डेबिट साइड से अगर आप डिफरेंस देखो तो ये तो हो गया 10,500, 10,700 नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस आ गया 200 का। ये 200 नोट कीजिएगा, ये कहलाएगा बैलेंस सीडी, और ये अगले टाइम पीरियड का बैलेंस बीडी बन जाएगा क्रेडिट साइड पे, which suggests, which reveals that it is a positive current account। फू का करंट अकाउंट पॉजिटिव है 200। अच्छा, अब अगर हम ली का करंट अकाउंट कंसिडर करें तो ली के करंट अकाउंट की डेबिट साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड है 10,500, क्रेडिट साइड पे भी 10,500 लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे जब टोटल करेंगे तो सर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,500। इसका मतलब 1,000 का बैलेंस आ गया यहां पर बैलेंस सीडी, ये अगले टाइम पीरियड का बैलेंस बीडी बन जाएगा। ये लीजिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, which reveals that it is a नेगेटिव बैलेंस। और आखिरी में हमारे पास यांग की क्रेडिट साइड को जब टोटल किया हमने, तो सर यांग की क्रेडिट साइड का टोटल है 14,300, 14,300। और सर जब डिफरेंस आइडेंटिफाई किया तो 700 का डिफरेंस आया, ये 700 बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएंगे, एंड दिस रिवील्स दैट इट इज अ पॉजिटिव करंट अकाउंट। तो आप देखें तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट रेडी हो गए, दो पार्टनर्स का पॉजिटिव आया, एक पार्टनर का नेगेटिव आया, तो वो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास करंट अकाउंट डन। नाउ एग्जामिनर इज सेइंग एसओएफपी बना दो। अब एग्जामिनर कह रहा है एसओएफपी बना दो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आपके सामने एसओएफपी बनाने जा रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स, कितने नॉन करंट एसेट्स इस सवाल में हमारे पास? हमजा, उमर, साइद, शानजे, शायान, कितने नॉन करंट एसेट्स हैं बच्चों हमारे पास? सर 3 नॉन करंट एसेट्स हैं, 3। देखते जाइएगा, प्रीमिसेस, मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। सर प्रीमिसेस की वैल्यू है 44,750, और प्रीमिसेस डेप्रिशिएट नहीं हो रहे,
प्रेमिसेस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। 44,750, 44,750, ये वैल्यू आ गई हमारे पास प्रेमिसेस की। प्रेमिसेस के बाद हमारे पास है मोटर व्हीकल्स, 16,000। मोटर व्हीकल्स 16,000। देखिएगा, मोटर व्हीकल 16,000। अच्छा, इस पे पहले से डेप्रिसिएशन है हमारे पास। पहले से मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन है 3,200। 3,200 पहले से डेप्रिसिएशन है हमारे पास। जबकि इस दफा जो हमने डेप्रिसिएशन निकाली वो निकाली 2,560। तो 5,760 ये हो गई टोटल डेप्रिसिएशन। सर नेट बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 10,240। फिर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है हमारे पास 30,000। ये देखें, 30,000 पहले से डेप्रिसिएशन है। पहले से डेप्रिसिएशन है हमारे पास 17,500। इस साल हमने, सॉरी, 17,500। इस साल हमने 3,000 और निकाली, तो ये हो गई 20,500। सर नेट बुक वैल्यू आ गई 9,500। अब हम नॉन करंट एसेट्स को टोटल कर लेते हैं, 64,490। ये लीजिए, 64,490 टोटल आ गया नॉन करंट एसेट्स का। इसके बाद करंट एसेट्स। तो सर करंट एसेट्स में एक तो मेरे ख्याल से बैंक है हमारे पास। बैंक डेबिट पर है। बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये चार करंट एसेट्स हैं हमारे पास। बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। देखते जाइएगा, बैंक की वैल्यू हमारे पास 7,560। 7,560। फिर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 45,000। 45,000 माइनस क्लोजिंग प्रोविजन। हमने ये पढ़ा है, सोल ट्रेडर में भी पढ़ा है, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करते हैं हम। तो सर क्लोजिंग प्रोविजन है 2,250। 2,250। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 42,750। उसके बाद अदर रिसीवेबल में एक ही चीज है, कुछ प्रीपेड था हमारे पास। अदर रिसीवेबल में कुछ जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड थे, 4,200। ये लीजिए 4,200। और सर इसके अलावा फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 28,100। 28,100। अब अगर करंट एसेट्स को टोटल कर लें हम, करंट एसेट्स को, तो 82,610। और टोटल एसेट्स आ गए 147,100। ये हो गए हमारे पास टोटल एसेट्स। आप देखें, टोटल एसेट्स बिल्कुल सिंपल हैं, नथिंग डिफरेंट, कुछ फर्क नहीं है। अब चलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की तरफ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो सर सबसे पहले हमारे पास इक्विटी का सेक्शन बनेगा, और इक्विटीज के सेक्शन में सबसे पहले आएगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट नोट कीजिएगा, सर फू का, ली का, यांग का। फू का कैपिटल है 40,000। फू का कैपिटल है
40,000, देखते जाइएगा। ली का कैपिटल है 35,000 और यांग का कैपिटल 25,000, तो यहां लिखा हुआ है 10,000 हटाना है, माइनस करना है। इट विल बी 15,000। यांग का कैपिटल 15,000, ये हो गया टोटल 90,000, टोटल ऑफ 90,000, राइट। इसके बाद करंट अकाउंट्स, तो आप देखें करंट अकाउंट्स, फू, ली, यांग। सर फू का करंट अकाउंट पॉजिटिव है 200, ली का करंट अकाउंट नेगेटिव है 1000, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में, और यांग का करंट अकाउंट है पॉजिटिव 700। सर ये ओवरऑल नेगेटिव 100 होगा, नेगेटिव 100। आप क्रॉस चेक कर लो, 200 माइनस 1000 प्लस 700, तो सर ये -100 की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये कि जो टोटल इक्विटी बन रही है या क्लोजिंग इक्विटी बन रही है सर 89,900, 89,900 की क्लोजिंग इक्विटी आ गई। अब सर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो है नहीं। करंट लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटीज हैं, एक है ट्रेड पेएबल और दूसरा है अदर पेएबल। तो सर ट्रेड पेएबल हमारे पास सवाल में, ट्रेड पेएबल हमें दिया हुआ है सवाल में 54,700, 54,700। और अदर पेबल में पता है एक ही चीज है, अदर पेबल में ओनली वन, और वो क्या है सर? वो जो शायद रेंट देना बाकी था, दिस इज इट, 2,500, 2,500, दिस इज इट। तो सर ये बन गया 57,200। हम इसको टोटल कर लेंगे, 147,100। सर yet another question of financial statement balanced। मुझे बताएं, is this clear? Yes please। So we are done with the question of Fu, Li and Yang, a comprehensive question covering almost everything regarding financial statements of a partnership business। इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन, सैलरी के अलावा कंप्लीट अप्रोप्रिएशन थी, फिर करंट अकाउंट और एसओएफपी, पूरा फुल फ्लैश। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे अंडरस्टैंड करना है। सर वो कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? गौर से देखिएगा। द कॉन्सेप्ट इज सैलरी ड्रॉइंग्स। द कॉन्सेप्ट इज सैलरी ड्रॉइंग्स। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, अगर मैं सैलरी ड्राइंग से पहले पार्टनर की ड्राइंग्स की बात करूं, अगर मैं सैलरी ड्राइंग से पहले पार्टनर की ड्राइंग्स की बात करूं, पार्टनर ड्राइंग्स, पार्टनर्स ड्राइंग्स, तो सर वंस अगेन ये डिस्क्रिप्शन वही रहेगी कि दीज आर द रिसोर्सेस टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस बाय अ पार्टनर। पार्टनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जो रिसोर्सेज निकाले पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग्स कहेंगे, उसे ड्राइंग्स कहेंगे। हमने ये बात पढ़ी है कि ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर देता है। लेकिन सर पार्टनरशिप में हम ड्राइंग्स को कैपिटल में नहीं डायरेक्ट लेके जाते, बल्कि उसे करंट अकाउंट का पार्ट बनाते हैं। हमने ये बात पढ़ी है। और
ड्राइंग्स पे पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। वाई? टू डिस्करेज पार्टनर्स फ्रॉम ड्राइंग्स एक्सेसिवली, ताकि पार्टनर्स जो हैं वो एक्सेसिवली विड्रॉ ना करें, बहुत ह्यूज अमाउंट विड्रॉल ना करें, ताकि पार्टनर्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट को बिजनेस में रहने दें, ताकि बिजनेस के पास रिसोर्सेज मौजूद हों इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए बिजनेस के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो इसलिए पार्टनर्स को डिस्करेज किया जाता है, ड्राइंग्स करने से पेनल्टी लगाई जाती। अब सवाल ये आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, कि सर जो ड्राइंग्स पार्टनर्स कर रहे हैं, जो ड्राइंग्स पार्टनर्स कर रहे हैं या पार्टनर कर रहा है, वो किस चीज की ड्राइंग्स कर रहा है, वो कहां क्या ड्राइंग्स कर रहा है। तो अब आप गौर से देखिएगा, अगर मैं आपको फू, ली और यांग का कुछ करंट अकाउंट दिखाऊं, करंट अकाउंट, तो फू ने निकाले ये 10,000, ली ने निकाले ये 10,000 और यांग ने निकाले ये 12,000। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, फोकस रखिएगा। सर हो सकता है फू ने कहा भाई मेरे 10,000 में से ये मेरे पहले के पड़े हुए थे ना 2,500, ये मैं ले जा रहा हूं, और वो कह रहे हैं यार मुझे ये 1,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिल रहा है, मैं ये भी लेके जा रहा हूं, मुझे 1,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिल रहा है, मैं ये भी ले जा रहा हूं, और मेरा ये जो 6,600 प्रॉफिट है मैं ये भी ले जा रहा हूं, मैं विड्रॉल कर रहा हूं, मैं करंट अकाउंट में नहीं छोड़ा, मैं कैश निकाल रहा हूं, कैश निकाल रहा हूं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब पार्टनर को अर्निंग्स मिलती हैं, अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स, कैश की बात नहीं हो रही, अर्निंग्स, व्हेन पार्टनर अर्न्स, तो उसके करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, उसके करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं जब पार्टनर्स को, व्हेन पार्टनर अर्न्स। अब अर्निंग और कैश में फर्क है, ये पार्टनर ने अर्न किया है, हमें नहीं पता कैश निकाला नहीं निकाला, ये पार्टनर ने अर्न किया है, वंस अगेन हमें नहीं पता कि कैश निकाला या नहीं निकाला। अंडरस्टैंड करना, जब वो कैश निकालेगा तो वो ड्राइंग स्ट्रीट हो जाएगा, ड्राइंग्स। अब जाहिर सी बात है, पार्टनर जो ड्राइंग्स कर रहा है वो या तो अपने प्रॉफिट में से कर रहा होगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से कर रहा होगा, राइट? या वो प्रॉफिट में से कर रहा होगा या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से कर रहा होगा। अगर पार्टनर अपनी सैलरी निकालता है, सैलरी, पार्टनर, हमने हमने ये बात डिस्कस की है, मैंने आपके साथ पार्टनरशिप की थी ना, वी हैड अ पार्टनरशिप, वो एशेस, एशेस ओपन किया था ना हमने, एशेस कैफे, तो उसमें हमारी पार्टनरशिप थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था, और आपकी सैलरी भी थी, आपकी सैलरी थी। आप एक्स्ट्रा रोल प्ले कर रहे थे बिजनेस के अंदर, यू टुक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जाहिर सी बात है उसकी आपको सैलरी मिलेगी। नाउ हमने ये बात पढ़ी है कि सैलरी पेड टू पार्टनर, हमने ये पढ़ा है, सैलरी पेड टू पार्टनर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। पार्टनर को जो सैलरी दी जा रही है, वो पार्टनर, वो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है, बल्कि एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। जबकि पार्टनर की अर्निंग है, पार्टनर के लिए अर्निंग है, तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, सैलरी पेड टू पार्टनर is not business expense, rather it is apportionment of profit for the business and income for the earning for the partner। अब अगर पार्टनर ने वो सैलरी निकाली, सुनिएगा,
हमजा, उमर, साइद, शायान, जरा जवाब दीजिएगा इस बात को। अब अगर पार्टनर ने सैलरी निकाली बिजनेस से, मतलब जो उसने कमाई उसके करंट अकाउंट में मौजूद थी, उसने पैसे निकाल लिए बिजनेस से, कैश निकाला, बोला मैं अपनी सैलरी लेके जा रहा हूं, क्या ये ड्राइंग्स हैं? क्या ये ड्राइंग्स हैं? इज दिस कंसिडर्ड ड्राइंग्स? पार्टनर ने बोला मैंने जो सैलरी कमाई, मेरे हिस्से की सैलरी मैं कैश में लेके जा रहा हूं या बैंक से लेके जा रहा हूं, मतलब मैं ये विड्रॉल कर रहा हूं, क्या ये ड्राइंग्स हैं? क्या ये ड्राइंग्स हैं? हमजा, टू योर करेक्शन, दीज आर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की डेफिनेशन क्या होती है? रिसोर्सेस टेकन आउट बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ये रिसोर्स है ना, कैश रिसोर्स है जो बिजनेस ओनर ओनर लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है। अब अंडरस्टैंड करना, मेरा सवाल है, पार्टनर प्रॉफिट निकाले, ड्राइंग्स कहलाएंगी। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, ड्राइंग्स कहलाएंगी। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन निकाले, ड्राइंग्स कहलाएंगी। या पार्टनर सैलरी निकाले, ड्राइंग्स कहलाएंगी। मुझे ये बताओ, ड्राइंग्स पे क्या लगती है? ड्राइंग्स पे क्या चार्ज किया जाता है? क्या पार्टनर्स की ड्राइंग्स को डिस्करेज करने के लिए उस पे पेनल्टी लगाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? अब आप जस्ट इमेजिन, अंडरस्टैंड करो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा रोल्स परफॉर्म कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो, और जब सैलरी निकालने की बारी आई तो आप पे इंटरेस्ट भी लग रहा है। हाउ हार्श दिस इज! हाउ हार्श दिस इज! दिस इज हार्श, दिस इज वेरी हार्श। क्या यार, मैं तो सर एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, उसकी सैलरी मिल रही है, अब अगर वो सैलरी मैं पार्टनरशिप से निकाल रहा हूं तो मुझे पेनल्टी क्यों लग रही है? ये आर्ग्यूमेंट्स इंटरनेशनली मौजूद सामने आए तो पार्टनरशिप एक्ट में अमेंडमेंट्स आई। हर एक्ट में अमेंडमेंट आती है ओवरऑल, ओवर द टाइम। तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 में भी अमेंडमेंट्स आई। तो उसकी अमेंडमेंट का एक इंस्ट्रक्शन ये है, इंस्ट्रक्शन, that salary drawings should not be considered as normal drawings, therefore they should not be charged interest. मैं यहां पे आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, salary drawings are not to be considered same as other drawings. Therefore, salary drawings, therefore, salary drawings won't be charged interest. तो सर हम सैलरी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। अगर अब क्लैरिटी के साथ आखिरी बात, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन कमाया, उसकी अमाउंट निकाल ली, ड्राइंग्स, पेनल्टी लगेगी। पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया, उसके पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स, उस पे पेनल्टी लगेगी। पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया, उसके पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स, पेनल्टी लगेगी। पार्टनर ने सैलरी कमाई, पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स कंसिडर होगी लेकिन इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। सैलरी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। सो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर।
ये कॉन्सेप्ट था हमारा सैलरी ड्राइंग्स का। इसका सवाल हम नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे।